औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डाटा मॉडलिंग के कंपोनेंट के बारे में बात की और डेटाबेस की फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में बात की और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल को भी कवर किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस की बुक के चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 का जो मेन नेम था डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, आज के लेक्चर में हम उसके फेजेस के बारे में बात करेंगे और उससे मुतल्लिक तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेसेस क्या होते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इस डेटाबेस डिज़ाइन का जो मेन मकसद होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि आपका जो कंसेप्चुअल मॉडल है, आपके माइंड में जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, उन चीज़ों को मैप किया जाए ताकि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके। अब जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो इट्स मीन दैट कि फिजिकली हम उसको कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर शिफ्ट करें, उसको मैप करें डायग्रामेटिकली, और साथ ही साथ हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वर्कआउट करें। A particular DBMS must be able to process this model। कोई भी हो सकता है। So database management system इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से ऑलरेडी जान चुके हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स और वो तमाम एट्रीब्यूट्स और वो तमाम चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ अपने डिस्कशन को बाउंड रखूँगा इस डिज़ाइन प्रोसेस के बिटवीन। So the database and the database system must be acceptable to the organization and all its user। आप जो भी डेटाबेस बना रहे होते हैं या जो भी सिस्टम आप डेवलप करते हैं, पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि हमेशा वो इस काबिल होना चाहिए कि वो अदारे के लिए काबिल कबूल हो, नंबर 1। नंबर 2 पे उसके अंदर तमाम काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि अदारे ने तो कबूल कर लिया चूँकि पैसे खर्चे थे अदारे ने, लेकिन अदारे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया चूँकि उनकी चीज़ें समझ नहीं आ रही। आपने आउट ऑफ द रूल जाके चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और ऐसे मॉडल को आपने प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर शिफ्ट किया जो कि उनकी समझ से बालातर था। एक बात तो याद रखें कि डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसके अंदर काम करने वाले तमाम यूजर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल होने चाहिए। द यूजर्स कैन इजीली परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस एंड नो प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड फॉर यूजर। अब जब ये काम होगा कि वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो यूजर्स बड़े आराम से डिफरेंट काइंड के जो ऑपरेशंस हैं डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगली बात क्या है कि फेजेस, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कौन कौन से फेजेस इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फेजेस। जब आप डेटाबेस की डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फेजेस होते हैं, सीरीज होती है बल्कि पूरी इसकी। अब वो जो सीरीज होती है फेजेस की, हर एक फेज का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है, हर एक स्टेप का अपना एक प्रोसीजर होता है और मे भी पॉसिबल कि हर स्टेप के अंडर भी सब स्टेप्स हो सकते हैं। सो द मेजर फेजेस आर प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो बेसिक या मेजर कंपोनेंट हैं डेटाबेस डेवलपमेंट के वो 4 हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, designing and implementation। So each phase is divided into steps। हर एक फेज कुछ स्टेप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है और हर स्टेप की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है।
सो द फेजेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आर शोन इन द ग्राफिकली इन द फिगर। मैं चाहता हूं कि पहले आपको डायग्रामेटिकली चीजें दिखा दूं ताकि आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाए कि ये प्रोसेस किस तरह से डील होता है, कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, एक सीक्वेंस का आइडिया आपको हो जाए ताकि फिर हम उनके ऊपर वन बाय वन बात डिटेल में कर सकें। सो इसके अंदर डायग्राम में सबसे पहले आपकी है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप अपने सिस्टम को एनालाइज नहीं कर सकते, आप डाटाबेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हाँ वो लॉजिकल डीबी डिजाइन हो या फिजिकल हो। थर्ड नंबर पे फिर आप अपने डाटाबेस का डिजाइन डेवलप करते हैं, वो लॉजिकली भी होता है और फिजिकली भी होता है, दोनों तरह के। और फाइनली लास्ट फेज में आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली उनकी इंप्लीमेंटेशन आप जनरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग से क्या मुराद है या प्लानिंग में क्या कुछ प्लान करते हैं हम। सो द डेटाबेस प्लानिंग फेज बिगिंस व्हेन आ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। जब भी कभी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शख्स जो डेटाबेस डेवलप करवाना चाहता है, जब वो आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, जब वो आपके सामने अपनी प्रॉब्लम रख देगा या जब वो क्यूरी जनरेट कर देगा कि जनाब आई नीड अ डेटाबेस सिस्टम, आई नीड टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम, रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, तो आपकी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आपने एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आप एक डेवलपर हैं और डेवलपर के लिए जो प्लानिंग है वो क्या है कि जैसे ही कस्टमर ने रिक्वेस्ट जनरेट की, आपने अपना प्लान करना शुरू कर दिया कि अच्छा यार इसको मैं ऐसे देखूंगा, ये लेके जाऊंगा, फिर ये विजिट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा एंड सो ऑन। आपने एक माइंड में स्केड्यूल डिफाइन कर लिया, दैट इज योर प्लानिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, और इस प्लानिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस फेज डिसाइड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन द डेटाबेस डेवलपमेंट। यही फेज, यही स्टेप, यही स्टेज डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, डिसाइड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सो आपको उसके अंदर जो डेवलपमेंट करनी है उनसे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, प्लानिंग फेज के अंदर डिसाइड होता है कि वो तमाम चीजें कौन कौन सी हैं जो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। इट ऑल्सो डिसाइड द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। न सिर्फ रिक्वायरमेंट बल्कि एक टाइम फ्रेम भी डिफाइन होता है कि जनाब हम ये काम इतने अरसे तक कंप्लीट कर लेंगे। एक बात बेटा जी जिंदगी में याद रखिएगा कि आपकी जो प्लानिंग होती है ना, वो टाइम हमेशा उसमें इन्वॉल्व होता है। टाइम का वर्ड कहीं प्लानिंग के दौरान यूज किया जाए या ना किया जाए, ये आप माइंड में स्केच क्रिएट कर लें कि आपका जो अपना प्लानिंग होती है, प्लानिंग के अंदर हमेशा हमेशा आपका टाइम फ्रेम लाजमी होता है। सो इस प्रोसेस में सेकंड जो स्टेज है, सेकंड जो स्टेप है वो है एनालिसिस, एनालाइज करना। व्हाट एनालाइज? सो एनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टडी द करंट सिस्टम। करंट सिस्टम को स्टडी करने के दौरान आप एनालिसिस जनरेट करते हैं, या उसके बाद इज डन आफ्टर या बिफोर या ड्यूरिंग कर सकते हैं आप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। आपके डेटाबेस को डेवलप करने के लिए ये इंतहाई एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट? इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। कस्टमर ने कहा था कि जनाब मुझे टाइल पत्थर लगाना अपने घर में, ठीक है ना, तो आपने रिक्वायरमेंट पे लिख दिया कि जनाब हमें सीमेंट की ईंटें चाहिए, तो जनाब आपने तो टाइल पत्थर उसमें रिक्वायर्ड दिए ही नहीं है। तो एनालाइज करने से आइडिया होता है कि यूजर ने जो रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड की हैं या जो रिक्वायरमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका यूजर की एक्सपेक्टेशन के साथ ताल्लुक है, अगर है तो किस हद तक है, क्या वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा या सिर्फ ख्याली पुलाव ही रहेगा या बातों की हद तक महदूद रहेगा। सो इस फेज के अंदर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं ताकि आपका डेटाबेस जो डिजाइन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। सो द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द करंट सिस्टम एंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दैट सिस्टम।
अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि डेटाबेस डेवलपमेंट से मुराद हमेशा एक नया सिस्टम नहीं होता, हमेशा एक नया सिस्टम नहीं होता। सम ऑफ द टाइम आप किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विदाउट प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें या मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करें। सो मॉडिफिकेशन करनी हो या नया सिस्टम डेवलप करना हो, इन दोनों सिचुएशंस या दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, आपने पूरे मॉडल को प्रेजेंट करना है, उसको फॉलो अप करना है। थर्ड नंबर पे जो फेज होता है वो है डेटाबेस का डिजाइन। आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं फिजिकली या लॉजिकली, दोनों सूरतों में। द डेटाबेस डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। आपके डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो डिजाइन, डेटाबेस का डिजाइन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर एक बात के साथ मैं लिखता हूं इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जनाबे वाला ये पूरा मॉडल प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इसकी हर एक एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हर फेज में ही जुमला मिलेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। सो इन दिस द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड। बेसिकली डेटाबेस डिजाइन के अंदर हम अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फर्दर आगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो स्टेप्स के अंदर, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन एंड देन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। अब लॉजिकल के अंदर हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के ऊपर वर्किंग करते हैं और फिजिकल के अंदर हम लॉजिकल डेटाबेस की डिजाइन में उसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल के अंदर। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन या कंसेप्चुअल लॉजिकल चीजों को डीप ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं। और आखिर पे हमारे पास होती है इंप्लीमेंटेशन। आफ्टर द डिजाइन फेज एंड सेलेक्टिंग अ सूटेबल DBMS, द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। आपने डिजाइन बना लिया, उससे पहले एनालाइज भी कर लिया था, फिर प्लानिंग भी हो चुकी हुई थी आपकी, तो जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं तो ठीक है, फिर आप उसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। और जब आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं तो इट्स मीन दैट कि अब आप फिजिकली उसको डिजाइन और डेवलप कर रहे होते हैं। The purpose of this phase is to install and run the database system। तो बेसिकली इस फेज का जो पर्पस है वो इंस्टॉल करना और आपके डेटाबेस सिस्टम को रन करना है, दोनों काम करना, ना सिर्फ इंस्टॉल करना बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करना, रन भी करना। इन डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन फेज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मली रिक्वायर्स अ सर्वर्स कंप्यूटर। और इस काम के लिए इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो आपका DBA होता है, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको एक सर्वर कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है। The DBA need also the services of network administrators to connect the user with the server। क्योंकि उसने इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंटेशन के दौरान तमाम यूजर्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको सर्वर रिक्वायर्ड है। सर्वर के साथ साथ आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। तो इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं हो जाती, उसके लिए आपको नेटवर्क की जो है वो एक्सेस रिक्वायर्ड होती है। और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। ये कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स क्या होते हैं? सो द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल डिस्क्राइब्स अबाउट द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल ये डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डेटा के बारे में। और डाटा कौन सा वाला? जो डेटाबेस में स्टोर होना है या जिसने आके डेटाबेस में जाना है। The conceptual data model provides the permanent structure of the data resource of the organization। Conceptual data model provide करता है permanent structure को, जो डाटा रिसोर्सेज के लिए होते हैं, जो अदारे में इस्तेमाल होने हैं, जो अदारे के लिए रिसोर्सेज हैं। ये मॉडलिंग बेसिकली करता है कंसेप्चुअल वर्किंग। सो ER मॉडल इज अ पॉपुलर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, और इस काम के लिए आमतौर पर हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने गुज़िश्ता किसी लेक्चर में डिस्कस भी किया। सो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट डाटा मॉडल, और आमतौर पर डाटा मॉडलिंग के लिए हम ER डायग्राम को यूज करते हैं। सो द डाटा मॉडल कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट द डाटाबेस। सो डाटा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है आपकी डाटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो जिस तरह कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है, उसके अंदर फिर अगला एक कंपोनेंट होता है हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन।
अब इस लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर क्या होता है, लॉजिकली हमने इस चीज को डेटाबेस डिजाइनिंग के अंदर भी देखा, तो जरा इसके अंदर बात करते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता क्या है। So in logical database design, the conceptual data models are converted into database structures for a specific DBMS. आपने conceptual के अंदर क्या किया था, आपने डायग्रामेटिकली चीजों को प्रेजेंट किया था, आपने डायग्राम्स की मदद से कंसेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू आपने कंप्लीट कर दिया। अब लॉजिकल फेज के अंदर आपने क्या करना है कि उन कंसेप्चुअल चीजों को, डायग्राम वाली चीजों को प्रैक्टिकली आपने डिप्लॉय करना है किसी पर्टिकुलर डीबीएमएस के लिए। वो जो भी सिस्टम आपने यूज करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट कर देता है आपके डेटाबेस स्ट्रक्चर को। If there is a relational database model, database management system, then the conceptual data models are mapped to the normalized relation. अब ये normalized क्या होता है, ये normalization से निकला है। तो the next chapter is totally related to normalization. हमारा जो next chapter है वो data integrity और normalization से related है, हम वहां जाके इसकी डिटेल में बात करेंगे। An overview of logical design process is shown in the figure. ये एक डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन किस तरह काम करता है। आप पहले अपनी एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उन रिलेशंस को मर्ज करते हैं और फाइनलाइज आप कर देते हैं नॉर्मलाइज करके अपने रिलेशंस को। सो ये 4 स्टेप्स के अंदर काम होता है। पहला स्टेप क्या है, रिप्रेजेंट एंटिटीज। So each entity type in the ER diagram is represented as a relation in a relational model. अब RDBMS के अंदर क्या होता है कि आपकी हर एक एंटिटी जो है वो एक रिलेशन के साथ रिप्रेजेंट होती है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम एंटिटी को रिलेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल को रिलेशन कहते हैं। तो आपकी हर एक एंटिटी जो है वो एक रिलेशन के साथ रिप्रेजेंट होती है, मतलब हर एक एंटिटी की एक टेबल बनती है। तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें से हम जो भी एंटिटीज होती हैं उनको निकाल लेते हैं और उतनी टेबल आप बना लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। जो आपकी एंटिटी का नाम होगा वही आपके टेबल का नाम होगा। टेबल मीन्स रिलेशन, तो आपके रिलेशन का नाम भी वही होगा जो आपकी एंटिटी का नाम है। The identifier of the entity type becomes the primary key of the relation. और आपकी एंटिटी टाइप का जो आइडेंटिफायर होता है वो प्राइमरी की बनता है रिलेशन के अंदर। वो पर्टिकुलर हो सकता है, कोई खास हो सकता है। अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, मतलब ये नॉन की हो जाती है जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते या जिनके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो नॉन कीज होती हैं। सो एक बार आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर अगला काम होता है रिलेशनशिप्स की रिप्रेजेंटेशन। सो आपने डेफिनेटली हर एंटिटी का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, रिलेशनशिप है ना। तो बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, ईच रिलेशनशिप इन एन ईआर डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन आर रिलेशनल मॉडल। और फिर तमाम जितनी भी एंटिटीज के आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं वो इस ईआर डायग्राम की मदद से जो वहां आपने बनाए होते हैं उसको फिर आप प्रेजेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। अब वो रिलेशनल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, इन सम केसेस वी रिप्रेजेंट आवर रिलेशनशिप बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन अ फॉरेन की टू अनदर। तो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं कि 2 टेबल्स अगर है, टेबल ए और टेबल बी, आपने इनके दरमियान रिलेशनशिप को प्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, टेबल बी का प्राइमरी की को टेबल ए के अंदर एज ए फॉरेन की ले जाते हैं, या टेबल ए की प्राइमरी की को टेबल बी के अंदर एज ए फॉरेन की ले जाते हैं। तो एक की प्राइमरी की दूसरे के अंदर जब जाएगी तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, फॉरेन की। इन अदर केसेस वी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट आवर रिलेशनशिप। या फिर क्या करते हैं कि 2 टेबल्स को ज्वाइन करके ज्वाइंस की मदद से हम उसको ले जाते हैं, एक तीसरी टेबल बना देते हैं, एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर देते हैं। फाइनली जब आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया, उनके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और अगला काम फिर क्या होता है, आप रिलेशंस को मर्ज करते हैं, यानी कि अपनी टेबल्स को मर्ज कर देते हैं।
सो इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस, डुप्लीकेटेड भी होते हैं। सो इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस मे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। बाजू का डुप्लीकेशंस आ जाती हैं, एक ही चीज को दो एंटिटीज रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। सो दीज रिलेशनशिप मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो रिडंडेंसी इसके अंदर मेंटेन रहेगी, और जिसकी वजह से डाटा आपका रिडंडेंट हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कल को डुप्लीकेशंस की वजह से। सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशंस आ सकती हैं क्योंकि आपका डाटा डुप्लीकेटेड है, रिडंडेंट है। इस डुप्लीकेशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो रिडंडेंसी अकरेंस की वजह से आपके जो रिलेशंस हैं वो शायद मर्ज नहीं होते, लेकिन आपको रिलेशन मर्ज करने के साथ क्या होता है, आपकी रिडंडेंसी खत्म हो जाती है, उसे डुप्लीकेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ए व्यू इंटीग्रेशन। इस मर्जिंग करने के प्रोसेस को ना हम व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। आप इंटीग्रेशन को व्यू कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी फेज क्या होता है, नॉर्मलाइज द रिलेशन। अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर देते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके अंदर एक प्रोसेस है बेसिकली जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। आपकी डाटा की जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम उसको सिंपलाइज फॉर्म के अंदर ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। सो आइंदा आने वाले लेक्चर्स में जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो तमाम टोटली नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही है, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। द रिलेशंस क्रिएटेड टू स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मे हैव अननेसेसरी रिडंडेंसी। जो हमने बात की है ना स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, अब वो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या था, रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। इन दोनों स्टेप्स के दरमियान काफी सारी रिडंडेंसी आ सकती हैं। अब उन रिडंडेंसीज को बेसिकली क्या करते हैं हम कि दीज रिलेशंस हैव डुप्लीकेट अनोमलीज। अनोमलाइज कहते हैं एरर्स को, आगे चल के हम इसकी भी बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा कि अनोमलाइज क्या होते हैं। अनोमलाइजेशन को हम एरर्स भी कहते हैं। सो दीज रिलेशंस आर नॉर्मलाइज्ड। फिर उन रिलेशंस को आप नॉर्मलाइज करते हैं, समटाइम ऑटो नॉर्मलाइज होता है और समटाइम आप खुद करते हैं। जो आप खुद करेंगे तो नॉर्मलाइज्ड करने के प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू द सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। एक तो सिंपलेक्स के अंदर कन्वर्ट करना और दूसरे स्टेबल, वो स्टेबल भी हो, एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर भी हो। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो नेचर होती है वो है फिजिकल डाटाबेस। ये बल्कि एक्चुअली तीसरी है, कंसेप्चुअल, देन लॉजिकल, देन फिजिकल। इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जो कि आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इशारतन बता रहा हूँ कि इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। लेवल 1 पे कंसेप्चुअल होता है, लेवल 2 पे लॉजिकल होता है और लेवल 3 पे आके फिर फिजिकल डाटाबेस का डिजाइन बनता है। फिजिकल एक्चुअली जो डाटा स्टोर होता है उसके लिए प्लानिंग। सो फिजिकल डाटाबेस डिजाइन इज द लास्ट स्टेप ऑफ डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस। ये आखिरी स्टेप होता है। Physical database design can be defined as a conversion of logical data model into the actual database structures like files, stored procedure, indexes वगैरह वगैरह। इस तरह की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम जो है वो लॉजिकल डाटा को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल के अंदर, एक्चुअल डाटाबेस बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स उसके प्रेजेंट कर देते हैं। अब डाटाबेस, फिजिकल डाटाबेस डिजाइन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है जी डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज। डाटा का साइज क्या रखना है और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करवानी है। इन फिजिकल डाटाबेस डिजाइन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज द एस्टिमेशन ऑफ साइज और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डाटाबेस। पहले तो जनाब आप बताएं ना कि साइज कितना रिक्वायर्ड होगा, आपने इसको प्रेजेंट करना तो उसके लिए डाटा वॉल्यूम कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है, फिर स्टोरेज पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपने चीजों को स्टोर करना है। These estimation of database size is used to select the physical storage devices
इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। बेसिकली इसका काम जो मकसद है ना, वो खर्चा कितना है स्टोरेज का। 1 टेराबाइट हार्ड लगवानी है, 2 टीबी लगवानी है, 3 टीबी, 4 टीबी, कौन सी लगवानी है कि या एमबीज में काम हो जाएगा या जीबीज में काम होगा। द एस्टिमेशन ऑफ यूजेज पैटर्न आर यूज टू सिलेक्ट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मेथड, कि फाइलें किस तरह से मेंटेन करनी है और कैसे एक्सेस होंगी। सो इट इज आल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज ऑफ इंडेक्सेस एंड टू प्लान द स्ट्रेटेजी फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ये एस्टिमेशन बेसिकली उससे रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आपका डाटा वॉल्यूम क्या है, कितना साइज आपको रिक्वायर्ड है स्टोरेज के लिए। फिर स्टोरेज का पैटर्न डिपेंडेंट होता है आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जो कि हमारा सेकंड कंपोनेंट है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क। यू नो दैट कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क यूज हो रहे हैं। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन फिजिकल डाटाबेस डिजाइन। अब चूंकि आपका नेटवर्क पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर जो डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम को बेसिकली ओवरकम करने के लिए दे हैव टू डिसाइड द नोड्स इन द नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली, कि आपकी वो नोड डिसाइड करनी होती हैं इन द नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली, कि डाटा फिजिकली कहां पे जाएगा, कैसे स्टोर होगा। उसके लिए 4 तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं: सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशनड, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक सिंगल साइट होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, सारे उसी को एक्सेस कर रहे होते हैं, एक्चुअल डाटा वहीं पे स्टोर हो रहा होता है। पार्टीशन में क्या होता है कि आप हिस्से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि एग्जाम का डाटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन एक जगह पे स्टोर हो रहा है। पार्टीशंस यानी कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 हिस्सों के अंदर, 3 हिस्सों के अंदर, 4 के अंदर, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर पार्टीशनिंग कर देते हैं एक्चुअली उसकी। और रेप्लिकेटेड में क्या होता है कि सेम कॉपी पूरा कंप्लीट डाटाबेस की मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल साइट्स के ऊपर रख देते हैं। इसी तरह हाइब्रिड के अंदर आपका मिक्सअप होता है। द डाटाबेस इज पार्टीशन इनटू द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। सर तरह की चीजें मिक्स, हाइब्रिड का बेसिकली मतलब ही मिक्स होता है, मिक्सअप। तो मिक्सअप कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। थर्ड जो कंपोनेंट है आपकी फिजिकल डाटाबेस डिजाइन का, वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। पहले कंपोनेंट में 2 पॉइंट हमने पॉइंट राइज किए ना। पहला पॉइंट क्या था, एस्टिमेशन ऑफ डाटा साइज, और दूसरा क्या था, एस्टिमेशन ऑफ यूजेज पैटर्न। तो यूजेज का जो पैटर्न है वो डिपेंडेंट होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि आपकी जो फाइल की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कैसे है, कैसे फाइलों को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट इट कैन बी रिट्राइव्ड इजीली व्हेन नीडेड। जब जरूरत पड़े तो आप बड़े आराम से उसको रिट्राइव कर सको। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को ऐसे अपने मुताबिक रखो कि जब जरूरत पड़े तो आप क्विकली फौरन उसको जो है वो गेन कर सको, गेट कर सको। So the system designer must recognize the several constraints for selecting a file organization. जो सिस्टम डिजाइनर होता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है several constraints को, ताकि वो सेलेक्ट कर सके एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, बेसिकली ये फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, बेसिकली हम उनको कंसीडर करते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स में शामिल होता है। देन अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी कंस्ट्रेंट्स में आता है। अवेलेबल कौन से हैं और कौन से मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। फिर यूजर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, फिर यूजर क्या चाहता है, यूजर की रिक्वायरमेंट भी मैटर करती हैं। यूजर रिक्वायरमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो फाइल ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप जो स्टोर करने की जो तकनीक होती है ना, आपकी जो टेक्निक आप यूज करते हैं चीजों को स्टोर करने की, दैट विल बी कॉल्ड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा कंपोनेंट जो आपके फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का होता है वो होता है इंडेक्सेस। एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ records in the table or a tables.
आपकी टेबल में आपके रिकॉर्ड की लोकेशन क्या है, कहां पे वो स्टोर है। बेसिकली इसकी डिटेल के लिए हम एक टेबल बना देते हैं। तो टेबल को बेसिकली इंडेक्स कहते हैं। मतलब आपने कहा कि जी रिकॉर्ड 1 यहां पड़ा, रिकॉर्ड 2 वहां पड़ा, रिकॉर्ड 3 यहां पड़ा, रिकॉर्ड 4 वहां पड़ा, तो ये जहां जहां पड़े हैं आपने उनकी डिटेल एक टेबल के अंदर रख दी, तो वो टेबल जिसमें रिकॉर्ड की डिटेल रखी है वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स टेबल, या खाली इंडेक्स कह लें। इंडेक्स एक्चुअली एक टेबल ही होती है। द इंडेक्सेस आर क्रिएटेड टू स्पीड अप द सर्चिंग प्रोसेस। भाई एक बंदे का एड्रेस आपके पास पड़ा हो, चलो मैं और आसान करता हूं, एक बंदे का फोन नंबर आपके पास है, उसको कॉल करना आसान है एज कंपेयर टू कि एक बंदे का फोन नंबर ही आपके पास महफूज नहीं था। तो पहले ढूंढेंगे, ट्रेस करेंगे वो लोग जो उसको जानते हैं, वहां से फिर उससे नंबर कलेक्ट करेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे। यही अगर आपने हर दोस्त का या रेलेवेंट पर्सन का आपने रिकॉर्ड अपने पास स्टोर किया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर की फॉर्म में, तो आप उसको एक्सेस करना आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल और ईजी होता है। आप बड़े कंफर्टेबल जोन के अंदर काम कर लेते हैं। सो ये इंडेक्स की जो स्कीम है हम अपने सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एन इंडेक्स में भी क्रिएटेड ऑन अ प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की एक्सेट्रा, किसी पर भी अप्लाई की जा सकती है, वो आपकी चॉइस होती है। आखिरी जो कंपोनेंट हमारा फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का है वो है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिटेशंस को, पाबंदियां, हदबंदियां। इंटेग्रिटी मींस करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंस। इससे रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं और आइंदा आने वाले चैप्टर में इंटेग्रिटी के ऊपर हम डाटा की इंटेग्रिटी पे हम बात स्टार्ट करेंगे। सो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती है? डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि डाटा आपका कितना करेक्ट और कंसिस्टेंट है, ये इस चीज को बेसिकली रेफर कर रहा होता है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ये आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का एक और फॉर्म होती है। बेसिकली प्रोटेक्शन से मुराद जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन से या अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस से अपने डाटाबेस को बचाएं। इट इज एन अदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। आपके डाटाबेस की जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी है उसकी एक और फॉर्म है बेसिकली। सो डाटा इंटेग्रिटी इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ डाटा इटसेल्फ। तो इसका ताल्लुक बेसिकली डाटा की क्वालिटी से रिलेटेड होता है। सो डाटा की क्वालिटी से रिलेटेड इसका ताल्लुक डायरेक्टली होता है। सो इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, और ये काम हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की मदद से कर सकते हैं। हम उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लिमिटेशंस ऐड कर देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल आपको मैं पहले भी दे चुका हूं कि अगर आपने फोन नंबर किसी का स्टोर करवाना तो आपको पता है कि फोन नंबर के टोटल 11 हिस्से होते हैं। 4 नेटवर्क कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और 7 जो है वो उसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप किसी तक यूजर के फोन नंबर ले रहे हैं तो फोन नंबर एंटर करते हुए उसने 6 डिजिट लगाए, कोड के बाद 6, तो आपको तो 7 चाहिए। अगर आपकी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगी होंगी तो वो वहां पे रोक देगा। जब तक आप 7 पूरे डिजिट एंटर नहीं करेंगे वो आगे जाएगा नहीं। तो 7 पूरे एंटर करवाने के लिए आपको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटाबेस सो दैट द करेक्ट डाटा कैन बी एंटर्ड इनटू डेटाबेस, ताकि आपका जो करेक्ट डाटा है वो डेटाबेस में एंटर हो सके। फाइनली आज के लेक्चर में मैंने आपको तमाम जो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस से रिलेटेड कंपोनेंट थे उनको हमने डिटेल से स्टडी किया, डिटेल वाइज हमने उनकी बातें की। आज के लेक्चर में हमने पहले तो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के बारे में बात की, प्लानिंग है, एनालाइजिंग है, फिर डेटाबेस का डिजाइन है और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन। तो ये 4 तरह के फेज इस डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने फेज की बात की जो मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की बात की जो कि बता रहा था 3 लेवल आर्किटेक्चर का पहला कंपोनेंट है कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। फिर उसके बाद हमने बात की लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। अब उसके अपने कंपोनेंट हैं, रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज द रिलेशंस, नॉर्मलाइज द रिलेशन। फिर हमने फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात की जिसके अपने कंपोनेंट है कि जनाब उसके अंदर डेटाबेस की वॉल्यूम आ गया, डाटा वॉल्यूम एंड देयर यूजेज, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सेस, फिर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सो ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं
उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर में थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।